नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करके बड़ी खबर से। असम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। चुनाव प्रचार के दौरान कई सीटों पर किया गया था प्रचार। बीजेपी नेताओं ने धामी के प्रचार को बताया प्रभावी। हेमंत बिस्वा लगातार दूसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान असम दौरे पर हैं और चुनाव प्रचार के दौरान कई सीटों पर उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था। और आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शपथ भी लेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे और साथ ही कई बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। हरिद्वार जिला मुख्यालय पर जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रैली निकालकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला अपराध, गैंगरेप की घटनाओं और अवैध खनन को लेकर सरकार को घेरा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा के दावे करती है, लेकिन महिला अपराधों में बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। साथ ही जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो महिला पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूती से काम करने की बात करती है और कहीं एक तरफ जो है महिलाओं पे हो रहे अपराध के ऊपर मैनेज करने का काम करती है, उन लोगों को बचाने का काम करती है। और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चल रहा है और महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। दूसरा हमारा कारण यह था कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। चाहे थानेदार हो, चाहे चौकी इंचार्ज हो, चाहे जिले का कप्तान क्यों ना हो, अपनी मन मर्जी कर रहा है। जिसको देख रहा है उसके ऊपर जो जिस तरीके के मुकदमे लगा दे रहे हैं, जिसको देख रहे हैं उसको बंद कर दे रहे हैं, जिसको देख रहे हैं वहां से उभाई कर रहे हैं। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और जिला हरिद्वार में, जिला देहरादून में, जिला उधम सिंह नगर में खासतौर पर खनन, अवैध खनन लगातार चरम पर है। और इस अवैध खनन में तमाम पुलिस प्रशासन, खनन विभाग हर तरीके से मिला हुआ है। अवैध खनन हम चाहते हैं बिल्कुल बंद हो, अवैध खनन पर रोक लगे। रुड़की की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा पर आरोप लगाए। गौरव गोयल का दावा है कि सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मंत्री समर्थक और उनके कैंप कार्यालय पहुंचे और पोस्ट हटाने का दबाव बनाते हुए धमकी भी उन्हें दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोयल ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक रूप से डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मंत्री पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की भी मांग की है। फिलहाल मंत्री प्रदीप बत्रा की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आरोपों के बाद रुड़की की सियासत गर्मा गई है। कोई ना कोई हमला वो जरूर कराएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। विधायक जो प्रदीप बत्रा हैं, उनकी बहन और जीजा को पुलिस ने हरिद्वार कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जिसके निमित्त मैंने अपनी फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट से तिल मिलाकर के जो क्षेत्रीय विधायक है, मंत्री है, उसने अपना एक व्यक्ति प्रशांत राणा मेरे यहाँ भेजा लगभग 5 बजे करीब, 5:30 बजे। और आने के बाद उसने मुझे धमकाने की, उसने मुझे प्रभाव में लेने की कोशिश की और कहा कि ये जो फेसबुक पे आपने पोस्ट डाली है सब तत्काल डिलीट कर दो। और पोस्ट डल गई, वो तो डिलीट नहीं होने किया। और लेकिन उसने क्या काम किया कि अपने मोबाइल को स्पीकर खोल के मेरे सामने रख दिया कि लो ये विधायक बात करना चाह रहे हैं। मैं बात ही नहीं करता इनसे। और जबरदस्ती उसने जब विधायक उधर से बोला कि भाई सुधर जा और ये जो डिलीट पोस्ट है इसे तुरंत डिलीट कर दे, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो, तेरे मुकदमों में जेल भेजूंगा या जान से मरवा दूंगा। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर इन दोनों नेताओं में किस तरह से जुबानी जंग भी तेज है और क्या कुछ आरोप लग रहे हैं अब? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीते दिन देखा जो रुड़की से पूर्व मेयर रह चुके गौरव गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए जो इनके
प्रदीप बत्रा के रिश्तेदार हैं उन लोगों पर साफ तौर से आरोप लगाया कि जिस तरीके से देखा गया कि गौरव गोयल द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट किया गया था बीजेपी को प्रदीप बत्रा को लेकर के, जिसको ऊपर लेकर के इन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ये इस तरीके का पोस्ट करना ठीक नहीं है। इसी को लेकर के गौरव गोयल ने बताया कि ये लोग मेरे घर पर आए और इन लोगों ने धमकी भी दी है साफ तौर से, और धमकी देते हुए ये भी कहा कि इस तरीके की वीडियो डालना ठीक नहीं है, आप इस वीडियो को डिलीट कर दें नहीं तो ठीक नहीं पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए जिस तरीके से ये कहा गया, गौरव गोयल द्वारा बताया गया कि इन लोगों ने इस तरीके से मुझे धमकी भी दी है, और बीते समय में जिस तरीके से निर्दलीय पूर्व मेयर रह चुके हैं लेकिन बीते कुछ समय पहले ही कांग्रेस ज्वाइन करी थी दिल्ली जाकर के, तो कांग्रेस भाजपा की ये जंग कहीं न कहीं आमने सामने देखी जा रही है। जो गौरव गोयल में पूर्व के मेयर रह चुके हैं उन्होंने साफ तौर से आरोप भी लगाए हैं और पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की है। तो बीते दिन इसमें कोई आधिकारिक बयान अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, जिस वजह से ये देखा जा रहा है कि अब मामला किस तरीके से निपटेगा या फिर इस पर क्या आधिकारिक बयान आएगा। प्रदीप बत्रा की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या तूल पकड़ता है, क्योंकि इस तरीके से किसी के घर पर जाना और इस तरीके से आरोप लगाने में कहीं ना कहीं मामला एक अलग ही नजर आता है। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीते दिनों में लगातार ये भाजपा और कांग्रेस की जो जंग है वो अभी तक जिस तरीके से देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से चलती थी, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि भाजपा के लोग कांग्रेस के घर आ रहे हैं, कांग्रेस का आरोप साफ तौर से लगा रहे हैं। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में कहीं इस तरीके से कोई खूनी संघर्ष में ना बदले या फिर कोई और मामला तूल न पकड़े कि और तरीके से। तो देखना होगा कि पुलिस किस प्रकार से इस पर कार्रवाई करती है। जी लेकिन प्रवेश, ऐसे में राजनीतिक दबाव बनाए जाने की वो बात कह रहे हैं गौरव गोयल, और क्योंकि इससे पहले मेयर भी रह चुके हैं रुड़की के, और ऐसे में कि रुड़की का किस तरह का माहौल है, क्या जनता इन सब चीज़ों को किस रूप में देख रही है, ये किस रूप में देखा जाएगा? बिल्कुल विशाल, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से पूर्व में जो मेयर रह चुके गौरव गोयल ये निर्दलीय पूर्व मेयर बने थे और बीते समय में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार से किस और जो राजनीति है वो मोड़ लेती है। लेकिन इस प्रकार से एक जुबानी जंग के बाद आप कहें सोशल मीडिया के बाद इस तरीके से घर पर आना जाना और लोग इस तरीके से आरोप लगाने कहीं ना कहीं एक संगीन मामला नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया कि मेरे घर पर आकर धमकी देना, साफ तौर से इनके द्वारा आरोप लगाए तो गए हैं। तो पुलिस द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो अब यहाँ पर जो सोशल मीडिया की पोस्टें हैं वो कहीं ना कहीं अब आपस में तकरार करती दिखाई दे रही हैं। जो गौरव गोयल के समर्थक हैं वो इनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, और जो भाजपा के लोग हैं, जो प्रदीप बत्रा के लोग हैं वो उनके समर्थन में पोस्ट करें। तो अब देखना होगा कि अगर पुलिस की ओर से इसमें कोई जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती, किसी प्रकार से जो समझौता या सुलहनामा नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो लोग हैं ये आपस में समर्थक ना भिड़ पड़े, क्योंकि ऐसे भी पहले भी कई मामले सामने आते नजर आए हैं इन लोगों के नहीं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ पड़ते हैं या फिर रैलियों के दौरान भिड़ पड़ते हैं, तो इस तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये मामला जो है सुलट नहीं जाता या फिर सुलह नहीं हो जाती किसी भी प्रकार से, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी देखा जाए कि भाजपा और कांग्रेस के लोग आपस में सड़कों पर जंग करते हुए दिखाई दें। जी बिल्कुल प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बस संचालकों को काशीपुर मुरादाबाद रूट पर बस संचालन में आ रही परेशानियों से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिसके बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को निर्देश दिए कि बस संचालकों की ओर से दिए गए प्रतिवेदन पर विधि के अनुसार फैसला लिया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें इस रूट पर बस संचालन के लिए स्थायी परमिट दिया जा सकता है या नहीं, इसकी जानकारी भी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाए। मुरादाबाद निवासी बस संचालक नदीम खान और 24 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि साल 2018 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत मुरादाबाद काशीपुर रूट पर इन दोनों राज्यों की बसों का संचालन बिना किसी बाधा के किया जाना तय हुआ था। 2018 का एक पारस्परिक वो है कंप्रोमाइज दोनों स्टेट का, उसके बेसिस पे यूपी के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी बसें जो हैं उत्तराखंड के इस पार्ट में भी चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए कानूनी एक प्रोविज़न है कि मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 88 में उन्हें जो है यहाँ की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से अपने परमिट पे काउंटर सिग्नेचर कराना होगा। हमारी वो एप्लीकेशंस 2023 से पेंडिंग चल रही हैं STA देहरादून के यहाँ, और STA देहरादून ने उस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, जिससे हमें ये बसों के संचालन में परेशानी हो रही है। हमने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा उसी के परसुएंस में खटखटाया था, तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है आज, और ये कहा है कि STA जो है उस पर
अपना डिसीजन जो है 6 हफ्ते में लेगा कि इस पे इनके परमिट्स पे काउंटर सिग्नेचर करने हैं या नहीं करने हैं। जो भी डिसीजन होगा वो 6 महीने में अवगत कराएंगी अथॉरिटी जब हमें। पौड़ी गढ़वाल में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर के तबादले की चर्चाओं के बीच कालची खाल के कनिष्ठ प्रमुख दीपक जायसवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पौड़ी गढ़वाल को ऐसे ही ईमानदार और जनहित में कार्य करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत है। दीपक जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर दोनों अधिकारियों के तबादले की खबरें देख ही रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में निराशा है। उन्होंने कहा कि पौड़ी गढ़वाल में जब भी कोई ईमानदार अधिकारी आता है तो उसका जल्द ही तबादला कर दिया जाता है। जो गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी हैं सीडीओ साहब गिरीश गुणवंत जी और डीडीओ मैडम हैं जो जिला विकास अधिकारी हैं मनविंदर कौर मैडम, इनका तबादला हो जाता है। देखिए हम जनपद पौड़ी के निवासी हैं और जनपद पौड़ी में जो ईमानदार जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं उनका तत्काल ही तबादला किया जाता है। देखिए जिस तरीके से मैं कार्यशैली देखूँ सीडीओ साहब की तो बहुत अच्छी कार्यशैली उनकी रही है। ईमानदारी से उन्होंने क्षेत्र में कार्य किए हैं। किसी भी जब भी मैंने कोई भी बैठक अटेंड करी हो अपनी, चाहे अपनी पौड़ी विधानसभा की हो, चाहे अपने विकास खंड की हो, चाहे डीडीओ मैडम के साथ कोई बैठक अटेंड करी हो, मैडम ने सारी समस्याओं का सुनते हुए सबका निदान किया है। और ऐसे कर्मचारियों का ट्रांसफर होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसमें कहीं से मुझे जानकारी मिली है किसी महिला विधायक का इस पर रोल है, क्योंकि कुछ गलत तरीके का जो भुगतान जो होना था उनका वो सीडीओ साहब द्वारा और डीडीओ मैडम द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने सीधे हाथ खड़े हैं कि भैया गलत काम नहीं होगा, ईमानदारी से जो कार्य होगा वही करेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य समझूंगा। पौड़ी किस दिशा में जा रहा है मैं ये देख रहे हैं कि पौड़ी किस दिशा में जा रहा है। जो ईमानदार व्यक्ति, जो ईमानदार जो अधिकारी पौड़ी में आता है वो ज़्यादा समय रह नहीं पाता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बालेश्वर वार्ड निवासी एक महिला ने अपने पति विजय परेरी के मानसिक उपचार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए खुद उनके घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। डीएम ने विजय परेरी की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और मौके पर ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को बुलाकर आर्थिक और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि विजय परेरी का MRI टेस्ट और अन्य जरूरी जांच प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर जिले के से बाहर बेहतर इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। बीच में भी ले गई, मैं बीच में भी आया, मेरे लिए हॉस्पिटल से फोन आए जो मेरे साथ दूसरी लड़की आई। नैनीताल बैंक कर्मचारी संघ ने अपनी तमाम मांगों को लेकर बैंक के हेड ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बैंक प्रबंधन पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक डिप्लॉयमेंट के नाम पर वरिष्ठ और निष्ठावान कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है। संघ का कहना है कि बैंक प्रबंधन के साथ हुई चर्चाओं के दौरान ये सहमति भी बनी थी कि बैंक के आकार और व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए BPS की पवित्रता को बनाए रखा जाएगा। बैंक और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए RBI के निर्देश अनुसार उनके पालन भी किए जाएंगे। उन्होंने प्रबंधन के एक तरफा फैसले के खिलाफ अपना कड़ा विरोध भी जताया है। देखिए हमारी 4 मांगें काफ़ी समय से लंबित हैं, जिसमें हमारे सफाई कर्मियों का एलिवेशन है, हेड कैशियर्स की पोस्ट को डेजिग्नेट करना है और बड़े बाबू की पोस्ट निकलनी है, और जो ये उल्टे सीधे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं डिप्लॉयमेंट के नाम पे जो हमारे AIB के लीडर्स हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये हमारी 4 प्रमुख मांगें हैं और आप लोगों के सामने हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। सुबह से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे मेमोरेंडम को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है। रुद्रपुर जिला पंचायत सभागार में जिला योजना की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को बैठक में रखा, जिसमें अधिकारियों की ओर से समस्याओं पर चर्चा करते हुए कई समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। वहीं कई समस्या शासन स्तर की भी थी, जिनका बोर्ड बैठक का हवाला देते हुए शासन को पत्र लिखने को कहा गया है। इस बैठक में उधम सिंह नगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी भी पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी साझा की। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्यों की ओर से अपने क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड संबंधित समस्याओं को भी रखा गया।
हमारी जो बोर्ड बैठक है इसमें सभी सम्मानित सदस्यगण और अधिकारी और हमारे मुख्य विकास अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं। बोर्ड की बैठक हमारी जो है संपन्न हो गई है और हमारे सभी सदस्यों के अपने इस बजट के सत्र में उन्होंने जो प्राथमिकता जो अपने कार्य वहाँ के विकास कार्य लाए थे उस निर्माण कार्यों को लेकर हमने इसको प्रस्तावित किया है और उसको जो है प्राथमिकता के आधार पर हम उसको जो है टेंडर प्रक्रिया में लाकर उस कार्य को धरातल पर ले जाएंगे। हमारे जनपद उधम सिंह नगर में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और उनके पूरे यहाँ के जितने भी सदस्य गए थे उनके साथ बैठक की गई है। यहाँ पे समस्त जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स थे उपस्थित थे और उनके जितने भी हमारे सदस्यों का एक एक करके लाइन डिपार्टमेंट से वार्ता की गई, चाहे वो PWD हो, इरिगेशन हो, जल संस्था हो, जो भी ऐसे इश्यूज रखे गए थे, शिक्षा के हो, तो सभी इश्यूज को हमने टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व करने के लिए कहा गया है। हमने कहा कि कहीं भी कोई स्पेसिफिक अगर कहीं कोई इंस्टेंस आता है, जैसे कि शिक्षा में एक इशू आया था कि वहाँ पे प्राइवेट बुक सब्सक्राइब की जा रही है, हमने कहा कि कोई भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दे त्वरित उस पर कार्रवाई होगी क्योंकि वो RTE के भी अगेंस्ट है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगणों द्वारा जो भी इश्यूज दिए गए थे और जो बजट की स्थिरता के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं, उन समस्त प्रस्तावों को हमारे द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जो जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी और हमारे जो सदस्यगण उनको भी इसमें अवगत करा दिया जाएगा। चक्राता में वन विभाग ने अवैध खटान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देवदार तस्करों पर शिकंजा कसा है। कनासर रेंज के घने जंगलों में बेशकीमती देवदार के हरे पेड़ों पर आरा चला रहे 2 तस्करों को वन विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर 6 आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। जानकारी और तलाश में वन विभाग की टीमें लगातार कॉम्बिंग भी कर रही है। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा कोतवाली क्षेत्र के एक घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले दिनों किच्चा की आवास कॉलोनी और एक घर में कुछ अज्ञात चोर घुस आए थे। चोरों ने घर में लाखों रुपए के जेवर और नकदी भी चुराकर फरार हो गए थे। घटना के समय परिजन किसी वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। चोरी की घटना के खुलासे के लिए पुलिस की टीमों ने रुद्रपुर, किच्चा, बेड़ी, बरेली, रामपुर और सितारगंज के लगभग 500 से अधिक CCTV कैमरे की जांच की। किच्चा क्षेत्र में दिनांक 19 अप्रैल को एक सूचना प्राप्त हुई थी किच्चा थाना को कि एक घर में बंद घर का मौका उठाते हुए, फायदा उठाते हुए घर में चोरी की गई थी। घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारी थाने की टीम तथा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और उसमें 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमने 500 से भी ऊपर CCTVs का एनालिसिस किया और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए 3 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया था। मुखबिर के सूचना के आधार पर केशवनगर क्षेत्र थाना सितारगंज से तीनों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक दीपक गुप्ता जो मास्टरमाइंड है, ये पहले भी 1.5 दर्जन मुकदमों में जेल में जा चुका है और नकबजनी, चोरी तथा आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे इसके ऊपर है। उसी का एक साथी जिसका नाम अकील अहमद है, जो इस्लामनगर थाना कटिमा का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और एक दीपक रस्तोगी जो है, जो यूपी का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में मई के महीने में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। हरिद्वार, देहरादून समेत कई झीलों में घने बादल के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। मौसम विभाग की पहले से ही जारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी सटीक साबित हुई है। हालांकि किसानों की चिंता इससे बढ़ गई है, क्योंकि आम, लीची और अन्य फसलों को नुकसान पहुँचने की आशंका भी जताई जा रही है। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यात्रा शुरू होने से करीब 2 महीने पहले ही स्वास्थ्य जांच और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन गांवों से घोड़े और खच्चर चारधाम यात्रा में आते हैं, वहां हेल्थ कैंप भी लगाए गए और सभी पशुओं की मेडिकल जाँच कर हेल्थ सर्टिफिकेट भी उन्हें जारी किए गए। देखिए, चारधाम की व्यवस्था जो है, जब हमारे कैंप जो है वो चारधाम से पहले लगते हैं, हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि चारधाम शुरू होने से पहले हम उन समस्त गांव में जहां से हमारे घोड़े खच्चर आते हैं उसमें हेल्थ कैंप और रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएं। हमने 2 महीने पहले ही से ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी
और हमने जो बीमार घोड़े थे, चोटिल घोड़े थे या वृद्ध घोड़े थे, उनको इस यात्रा में जाने से बैन किया है। और जैसे जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करे हैं हमने हर जगह कि कौन सा घोड़ा फिट है यात्रा में रहने के लिए। हमने SOPs खड़ी करी हैं यात्रा के दौरान भी, जिसमें कि हमने 50 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स केदारनाथ में खड़ी करी है, 10 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स हमने यमुनोत्री धाम में खड़ी करी है, जिसका काम पूरे यात्रा रूट में यही देखना है कि घोड़े खच्चरों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई क्रूरता नहीं करी जा रही है, उनको आराम मिल रहा है, पानी पिलाने का समय मिल रहा है। और 2022 में एक समय ऐसा था जब 250 से ज़्यादा घोड़ों की डेथ की खबरें आई थी, और 2025-26 में वो डेथ रेट 250 से गिर के सिर्फ 25-26 में रह गया है। तो ये दिखाता है कि सरकार ने जो पॉलिसी मेकिंग करी है और जो धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसका फायदा कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा। प्रदेश में भूचल के व्यावसायिक उद्योग पर उत्तराखंड सरकार सख्ती करने जा रही है। आवासीय, अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और उद्योगों में बोरिंग ट्यूबवेल से पानी लेने वालों के यहां अब मीटर लगने जा रहा है। साथ ही उपयोग के आधार पर उनसे हर महीने शुल्क भी वसूला जाएगा। वहीं सरकार के इस पहल को वक्फ बोर्ड सादाब शम्स ने बहुत ही अहम बताया है। उनका कहना है कि सरकार की इस पहल के जरिए अमीरों की जेब से पैसे निकालकर गरीबों को देने का काम सरकार कर रही है। सरकार का एक बहुत शानदार फैसला जिसका मैं स्वागत करता हूं। ये बात सामने आई है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो अपना हर तरह का जल कर सारे टैक्सेस दे रहा है, लेकिन अमीरों को एक तरफ छोड़ा गया था। वो तमाम लोग जो बड़े बड़े मॉल्स में रहते हैं, वो तमाम लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वो वहां स्विमिंग पूल में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं। और एक गरीब व्यक्ति जो अपनी जीवन यापन के लिए उसके पास दिक्कतें हैं, उससे सरकार बिलों के माध्यम से जल कर ले रही थी। तो ये बात आई है कि बड़े जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं प्रदेश के अंदर, जितने भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो उनसे भी चाहे वो बोरवेल के माध्यम से अपना पानी ले रहे हैं, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार बेहतर लाइन के ऊपर सोचकर ये लाइन को दी जा रही है, और सरकारों का काम यही है, अमीरों से लेना है और गरीबों को देना है। गरीबों को राहत मिले और अमीर जो अपने आप उसको बेयर कर सकता है, मुझे लगता है कि उससे लेने में कोई दिक्कत नहीं। देहरादून में राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश अनुसार राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का eKYC करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक बड़ी संख्या में लोग राशन की दुकानों पर पहुंचकर अपनी KYC पूरा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिनकी प्रक्रिया बाकी है। खासतौर पर बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और ऐसे लोगों जो किसी कारणवश घर से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक विशेष मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसके जरिए लोग घर बैठे ही अपने पूरे परिवार की eKYC आसानी से कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।